हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको मैंने हेड्स ऑफ इनकम बताए हैं। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें से आपके सिलेबस में 3 ही हेड्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें से आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी ये वाला हेड देखने वाले हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी। अब कौन सा इनकम सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल होगा, उसके लिए क्या कंडीशंस है पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मैं आपको एक एक प्रोविजन एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा इनकम सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल होगा, तो remuneration paid by an employer to his employee is known as salary, which may be in cash or in other form। यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के लिए जो रेम्यूनरेशन दिया, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, जैसे कोई फैसिलिटीज दी, तो वो सब सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल होता है। ठीक है, वो सब कुछ सैलरी में इंक्लूड होता है। ठीक, फैसिलिटीज दी, अलाउंसेस दिए, परक्विजिट्स दिए, ये सब क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। अलाउंसेस क्या होता है, परक्विजिट्स क्या होता है, ये धीरे धीरे सब कुछ देखने वाले हैं। आगे, an amount received by employee from his present employer, future employer or past employer will be taxable under the head salary। यानी प्रीवियस एम्प्लॉयर से अगर कुछ पैसा मिला जो पहले नहीं मिला था, करंट एम्प्लॉयर से मिला, फ्यूचर एम्प्लॉयर से मिला, सब कुछ सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल होगा। तो उसका जो बेसिस ऑफ चार्ज है वो बेसिस ऑफ चार्ज हमें देखना पड़ेगा। यानी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी। सैलरी इज चार्ज ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर सैलरी ड्यू पहले हो गई तो भी टैक्सेबल है, अगर पहले रिसीव हो गई तो भी टैक्सेबल है। ठीक है, इसलिए लिखा है ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, मार्च मंथ की सैलरी 31 मार्च को ड्यू होगी, लेकिन अगर वो रिसीव हुई 5 अप्रैल को, तो वो 31 मार्च की सैलरी मानी जाएगी, यानी 31 मार्च को वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। अप्रैल मंथ की सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू होने वाली है, लेकिन अप्रैल मंथ की सैलरी पहले मिल गई, तो भी वो जब मिली तब टैक्सेबल होगी। There should be an existence of employer-employee relationship। employer-employee relationship रहा तो एम्प्लॉयर से मिला हुआ पैसा, एम्प्लॉयर से मिला हुआ रेम्यूनरेशन, ये एम्प्लॉय के लिए अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कॉलेज में अपॉइंटेड हूं एज अ लेक्चरर, तो वहां से मुझे जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल होगा, क्योंकि मैं उस कॉलेज का एम्प्लॉय हूं। लेकिन अगर उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी की कोई एग्जाम आई और उसका इन्विजिलेशन मैंने किया, तो यूनिवर्सिटी से जो मुझे रेम्यूनरेशन मिलेगा वो सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं और यूनिवर्सिटी हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ठीक, आगे, सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर्स।
एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स है तो जितने एम्प्लॉयर्स है सबसे मिलने वाली सैलरी ये चार्जेबल टू टैक्स होगी. सैलरी फॉरगॉन इज टैक्सेबल. सैलरी फॉरगॉन इज टैक्सेबल. सैलरी फॉरगॉन यानी क्या? सपोज 31 मार्च को सैलरी ड्यू हुई, लेकिन मैंने किसी कॉलेज से रिजाइन कर दिया, तो मार्च की सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन मैंने ली नहीं, रिसीव नहीं की, मैंने छोड़ दी सैलरी, लेकिन ड्यू तो हो गई. ड्यू हो गई तो वो चार्जेबल टू टैक्स होगी, वेदर रिसीव्ड और नॉट. ठीक है. सरेंडर ऑफ सैलरी, लेकिन अगर मैंने सैलरी सरेंडर की, नॉर्मली ये जो सरेंडर ऑफ सैलरी जो है ना, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है. सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है और उसने अपनी सैलरी सरेंडर कर दी. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल लगाया कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपने 2 दिन की सैलरी कोविड के चलते चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर देंगे. स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि पेंडेमिक के चलते सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपने 2 दिन की सैलरी सीएम रिलीफ फंड में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल देंगे. यानी उन्होंने 2 दिन की सैलरी सरेंडर कर दी. सरेंडर कर दी तो अब वो टैक्सेबल नहीं होगी. सैलरी सरेंडर करना और सैलरी फॉरगो करना, इसमें डिफरेंस है. फॉरगो में क्या हुआ? ड्यू हुआ, उसने खुद से छोड़ दिया, नहीं रिसीव की, ड्यू हो गई, टैक्सेबल है. लेकिन गवर्नमेंट से ही ऑर्डर आया और कंपल्सरीली सरेंडर कर दिया, तो ऐसे केस में वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है. नेक्स्ट, सैलरी पेड टैक्स फ्री. अब देखो, मैं जिस कॉलेज में एम्प्लॉयड हूं, वही एग्जांपल लिया था, मैं जिस कॉलेज में एम्प्लॉयड हूं वहां से मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन वहां से जब मुझे सैलरी मिलती है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट होके मेरे अकाउंट में सैलरी जमा होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी सैलरी होगी वहां पे 30,000 पर मंथ, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब ये मुझे 30,000 मिलेगा तो मेरे अकाउंट में 30,000 पूरा जमा नहीं होगा, टीडीएस कटेगा. टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. सपोज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है 2,500, तो मेरे अकाउंट में कितना जमा होगा? 27,500. नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ठीक है. यानी टीडीएस काट के मुझे सैलरी मिलनी चाहिए. फिर ये जो टीडीएस है वो मेरे बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाता है. अब अगर मुझे सैलरी पे करते समय मेरे एम्प्लॉयर ने यानी कॉलेज ने टीडीएस नहीं काटा और पूरी 30,000 मेरे अकाउंट में जमा कर दी, तो इसे कहते हैं सैलरी पेड टैक्स फ्री. तो इस केस में क्या होगा? ये जो 30,000 जमा किया, ये 30,000 जमा करते समय इस पे टीडीएस काटना चाहिए था, वो नहीं काटा. इसका मतलब मेरे एम्प्लॉयर ने खुद अपने जेब से मेरा टैक्स भरा. क्या कहा मैंने? 30,000 मुझे पे करते समय क्या करना चाहिए था? 2,500 काट के मेरे अकाउंट में 27,500 जमा करना चाहिए था, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया? पूरा 30 मुझे दे दिया. तो जो मेरा 2,500 का टैक्स है वो मेरे एम्प्लॉयर ने बेयर किया, उसका बर्डन मेरे एम्प्लॉयर ने उठाया, ठीक है. तो ऐसे केस में ये जो मुझे सैलरी मिली 30,000, इसको कहते हैं सैलरी पेड टैक्स फ्री.
तो जब ऐसी सिचुएशन होगी सैलरी पेड टैक्स फ्री, तो ये जो मेरे अकाउंट में सैलरी जमा हुई 30,000, ये तो टैक्सेबल होगी ही, और मेरे बिहाफ पे जो मेरे एम्प्लॉयर ने 2,500 रुपए जमा किए वो भी मेरे लिए टैक्सेबल होगा, यानी मेरे लिए टैक्सेबल सैलरी तब 32,500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 32,500। जो मुझे 30 मिला वो भी मेरा इनकम है, और जो 2,500 मेरा ऑब्लिगेशन मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया, मैंने टैक्स भरना चाहिए था, मेरे एम्प्लॉयर ने भरा, वो भी मुझे एम्प्लॉयर से मिला हुआ बेनिफिट है, इसलिए वो भी सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल होगा। यानी तब मेरे लिए सैलरी 30,000 नहीं रहेगी, 32,500 रहेगी। ये 30,000 और 2,500 जो टैक्स भरना चाहिए था वो भी। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी इनकम। ठीक है, कोई काम का नहीं है। लीव सैलरी, ये लीव सैलरी भी टैक्सेबल है। ठीक है, अब सैलरी ये हेड के अंडर क्या क्या आएगा? वेजेस, कोई पेंशन मिली, ग्रेचुटी मिली, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट, यानी दो चीजें हैं, अलाउंसेस, परक्विजिट्स। मेरे ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने पे किए तो उसे कहेंगे परक्विजिट्स। यानी एम्प्लॉयर ने मुझे कोई फैसिलिटी दी तो उसे कहेंगे परक्विजिट। मेरे ऑब्लिगेशन पे करने के लिए एम्प्लॉयर ने मुझे अलग से पैसा दिया तो उसे कहेंगे अलाउंसेस। रिपीट करता हूं, मेरे ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने पे किए उसे कहेंगे परक्विजिट। मेरे ऑब्लिगेशन पे करने के लिए एम्प्लॉयर ने मुझे अलग से पैसा दिया उसे कहेंगे अलाउंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर से ऑफिस तक आने के लिए पेट्रोल का खर्चा लगता है, तो अगर मेरे एम्प्लॉयर ने, जैसे एग्जांपल लिया था कॉलेज का, अगर मेरे कॉलेज ने मुझे पेट्रोल भरने के लिए अलग से पैसा दिया तो वो होगा अलाउंस। वो किस में आएगा? अलाउंसेस में। लेकिन अगर मेरे कॉलेज ने मेरे व्हीकल में पेट्रोल डाल के दे दिया तो वो होगा परक्विजिट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कॉलेज ने मुझे आने जाने के लिए व्हीकल प्रोवाइड कर दिया, वो भी ड्राइवर के साथ, तो वो होगा परक्विजिट। विदाउट ड्राइवर किया तो भी वो होगा परक्विजिट। ठीक है, या मेरे एम्प्लॉयर ने, मेरे कॉलेज ने ये कहा कि आप व्हीकल खरीद लो, उसको चलाने का खर्चा हम लोग करेंगे, तो वो भी आता है परक्विजिट में। या मेरे एम्प्लॉयर ने स्ट्रेट वे ऐसा कहा कि आप किसी से भी आओ, किसी भी मोड से आओ, आप खुद के व्हीकल से आओ, आप टैक्सी करके आ जाओ, कैब करके आ जाओ, हम आपको हर महीने 2,000 रुपए दे देंगे जाने आने के लिए, तो ये हो गया अलाउंस। समझ में आ रहा डिफरेंस?
मेरा मोबाइल का बिल भरने के लिए कॉलेज ने मुझे हर महीने कुछ पैसा दिया, तो वो अलाउंसेस में आएगा। और कॉलेज ने खुद मेरा मोबाइल का बिल भर दिया, जितना भी आएगा उतना, तो वो हो गया परक्विजिट। मैं अगर किसी रेंटेड घर में रहता हूं तो कॉलेज ने रेंट पे करने के लिए मुझे पैसा दिया, तो वो हो गया अलाउंसेस। और कॉलेज ने ही मुझे एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया, रहने के लिए जगह दे दी, तो वो आ गया परक्विजिट्स में। ठीक है, ये सब कुछ, चाहे अलाउंसेस हो चाहे परक्विजिट्स हो, कोई भी फैसिलिटी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को अगर मिलती है तो वो सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल होता है, वो सैलरी में कवर होता है, सैलरी में इंक्लूड होता है। ठीक है, लीव सैलरी नहीं बताया था मैंने, चलिए वो बता देता हूं। सपोज मुझे कॉलेज ने एक साल में 15 लीव्स ग्रांट कर दी, 15 छुट्टियां दे दी, एक साल में आप 15 छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, उसमें से 12 अवेल कर ली, 12 छुट्टियां ले ली मैंने, बैलेंस बची कितनी, 3। ये जो बैलेंस 3 है, ये मैंने क्या किया, कॉलेज को सरेंडर कर दिया और उसके बदले में कॉलेज से पैसा ले लिया। इसको बोलते हैं एनकैशमेंट ऑफ लीव, यानी ही लीव सैलरी। तो ये जो एनकैशमेंट ऑफ लीव है, ये भी सैलरी ये हेड के अंडर टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो अब स्ट्रेट अवे हम अलाउंसेस देखेंगे, बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो अलाउंसेस देखेंगे और उसके बाद फिर परक्विजिट्स पे जाएंगे। अलाउंसेस बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। अलाउंसेस जो है वो बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। पहला टाइप, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, जितना मिला पूरा का पूरा टैक्सेबल। कुछ अलाउंसेस ये एक्सपेंडिचर बेस्ड होते हैं। क्या कहा, कुछ अलाउंसेस ये एक्सपेंडिचर बेस्ड होते हैं, जिस चीज के लिए अलाउंस मिला उससे रिलेटेड जितना खर्चा किया उतना छोड़ के बाकी सब टैक्सेबल। क्या कहा, जिस चीज के लिए अलाउंस मिला उसके लिए एक्चुअल में जितना खर्चा हुआ, उसके लिए एक्चुअल में जितना खर्चा हुआ वो छोड़ के जितना एक्स्ट्रा मिला वो टैक्सेबल, यानी एक्सपेंडिचर बेस्ड। और कुछ स्पेसिफिक अमाउंट वाले होते हैं, जिस चीज के लिए अलाउंस मिला उसके लिए एक्ट में एक स्पेसिफिक अमाउंट बताई गई है, उतना ही एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर का सब कुछ टैक्सेबल है। ऐसे भी कुछ अलाउंसेस रहते हैं। ठीक है, कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, कुछ अलाउंसेस एक्सपेंडिचर बेस्ड, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट वाले हैं। अब ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है कि इसमें से फुल्ली टैक्सेबल कौन से अलाउंसेस है, एक्सपेंडिचर बेस्ड वाले कौन से हैं और स्पेसिफिक अमाउंट वाले कौन से हैं। ठीक है, तो ये सब अलाउंसेस का जो पोर्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ही ये तीनों टाइप के अलाउंसेस हम कंप्लीट कर लेंगे।
हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।